तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो नीट 2025 में कैपेसिटर वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम बना लिया। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि प्लेट्स हैं एंड इन प्लेट्स का एरिया कितना है, ए इनका एरिया है। कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया कितना है, ए, एंड इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, एंड यहाँ पे क्या भरी हुई है, एयर। तो हम लोग मान लेते हैं कि जब ये वाली सिचुएशन है ना, इनिशियल सिचुएशन, इस केस में जो कैपेसिटेंस है ना वो कितना है, सी नॉट। कितना है, सी नॉट। एंड आप लोगों को पता होगा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है ना, उसमें सी की वैल्यू जो होती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये वाली वैल्यू तब होती है जब यहाँ पे एयर या वैक्यूम होता है, तब ये वाली वैल्यू होती है। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें क्या दे दिया कि यहाँ पे इस कैपेसिटर की जो डी डिस्टेंस है ना, इसमें d/2 पार्ट में हमने K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया एंड 3d/8 में हमने क्या भर दिया, K1 भर दिया यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, देखो ये d/2 है, ये 3d/8 है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें हमारी बचेगी d/8। मतलब d/8 में अभी भी हमारे पास में क्या है, एयर है। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखो। ये वाला जो डायग्राम है आप लोगों को दिख रहा है, सेकंड डायग्राम, अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारे पास इसमें 3 कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया जहां पे एयर भरी हुई है, एंड एक जहां पे K1 भरा हुआ है। तो इस डायग्राम को हम लोग सिंपली कैसा बना सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो। ये वाला तो मेरा हो गया वो कैपेसिटर जहां पे क्या भरा हुआ है, K2 भरा हुआ है। इसका कैपेसिटेंस मैं कितना मान लेता हूं, मान लेते हैं कि इसका C2 मान लेते हैं। उसके बाद में हमारा ये वाला कैपेसिटर हो गया जहां पे क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है, इसको मैंने क्या मान लिया, सी यहाँ पे मान लिया। एंड ये वाला कैपेसिटर जहां पे क्या भरा हुआ है, जहां पे एक तरीके से क्या भरा हुआ है कि K1 भरा हुआ है, एंड इसका कैपेसिटेंस मैंने कितना मान लिया, C1। तो ये सारे के सारे है ना सीरीज में कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है, ये सारे के सारे सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो फाइनल कैपेसिटेंस है, मतलब इन तीनों का जो सी इक्विवेलेंट है, जिसको मैं सी फाइनल बोल दूंगा, ये जो इनिशियल है, इनिशियल के कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। मतलब इनिशियल हमने कितना माना है, सी नॉट, मतलब ये कितना है, 2 सी नॉट। फाइनल कितना है, सी इक्विवेलेंट कितना है, 2 सी नॉट इसका। तो मैं बोल सकता हूं क्या, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट जो है वो 2 इंटू ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये सी इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे सीरीज के अंदर है, एंड सीरीज के अंदर जो हमारा वैल्यू होता है सी इक्विवेलेंट का, वो कितना होता है, इन इन सीरीज हम लोग, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अच्छा C3 यहां पे मैं इसको मान लेता हूं, ये वाला C है ना, इसको मान लिया मैंने C, केवल यहाँ पे सी लिख दिया ना C3 की जगह पे। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको समझते हैं अच्छे से तो इसमें है ना कॉन्सेप्ट में यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम में आप लोगों को क्या करना था, कैलकुलेशन करना था इस वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, एंड वो इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे K1 एंड K2 के बीच में रिलेशन दिया गया है, एंड बोला है कि जो K1 है वो 1.25 टाइम्स ऑफ K2 है। तो मैं कैलकुलेशन के लिए इसको ऐसा लिख लेता हूं कि K1 इज इक्वल टू 5/4 K2, क्योंकि जो 1.25 की वैल्यू 5/4 होती है। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो हमें पता है ये सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें C1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एंड इस C की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो, यहां से हम लोग निकालेंगे कि किसी भी कैपेसिटर के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ध्यान से देखा, एंड जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा होता है कैपेसिटर के बीच में, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। कितना टाइम्स हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो C1 है ना, C1 की वैल्यू हो जाएगी K1 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एरिया चेंज नहीं हुआ प्लेट का तो ए आएगा, डिवाइडेड बाई, एंड ये विड्थ कितनी है, ये जो C1 वाला कैपेसिटर है ना जहां पे K1 भरा हुआ है, ये विड्थ कितनी है, डी कितनी है प्लेट्स के बीच में, 3d/8। तो हम लोग इसको सिंपली क्या लिखेंगे, 8 K1 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 3d। ये C1 की वैल्यू आ गई, क्योंकि हम लोग ये वैल्यू यूज करने वाले हैं। फिर C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, यहां पे कितना आ जाएगा, d/2। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हमारे पास में आ जाएगा। एंड फिर C की वैल्यू अगर हम लोग लिखें, यहाँ पे C की, यहाँ पे तो एयर भरा हुआ है,
तो हमें k से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एंड ये विड्थ कितनी दी गई है, d बाई 8 ये विड्थ दी गई है। तो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d बाई 8, एंड ये कितना आ जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d। ठीक है, तो हमने यहाँ पे C1 C2 C3 की C3 मतलब C की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इनका रिवर्स करके लिखना है। तो रिवर्स करके लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, d डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a इज इक्वल टू 1 बाई C1 कितना हो जाएगा, 3d डिवाइडेड बाई K1 8 एप्सिलॉन नॉट a प्लस C2 कितना हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई K2 2 एप्सिलॉन नॉट a प्लस d डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, हम लोग इसको फर्दर कैसे सोल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे d बाई एप्सिलॉन नॉट a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो देखो, तो अब देखो दोनों तरफ d बाई एप्सिलॉन नॉट a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में केवल क्या बचेगा, 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3 बाई 8 k1 प्लस यहाँ पे 1 बाई 2 k2 प्लस 1 बाई यहाँ पे क्या बच जाएगा 8। एंड क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे k2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब क्या इस k1 को मैं 5 बाई 4 k2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 8 इंटू k1 को क्या लिख सकते हैं, 5 बाई 4 k2 प्लस 1 बाई 2 k2 प्लस 1 बाई 8। तो यहाँ पे ये 4 कैंसिल हो जाएगा 8 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास में अभी क्या बचेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ, इस 8 को इधर लेके आ जाऊंगा, तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 8 इज इक्वल टू, ये बच जाएगा 3 बाई 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 k2 प्लस ये कितना आ जाएगा 1 बाई 2 k2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 बाई 2 माइनस, अगर मैं 8 यहाँ पे क्या ले लूं एलसीएम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 माइनस 1, एंड ये कितना आ जाएगा 3 बाई 8। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग क्या एलसीएम ले सकते हैं, 10 k2 हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, एंड इज इक्वल टू 3 बाई 8। ओके, अब देखो ये 8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 30 k2, 64 इज इक्वल टू 30 k2। एंड इसको हम लोग सोल्व करके यहाँ पे k2 इज इक्वल टू कितना निकाल सकते हैं, 64 बाई 30, एंड इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2.66, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ k2। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस इसमें क्या था, इसमें ये थोड़ी चीजें आप लोगों को समझनी थी, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कैसे लिखते हैं, एंड उसके बाद में थोड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन थी। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, ये 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन नहीं है, कम से कम ये 1.5 या 2 मिनट लेने वाला क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर।